दोस्तों अगर आप 2021 के बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप भी NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि 20 नवंबर को आपको 5 एजुकेटर जो आपको स्क्रीन पर देख रहे हो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको NCERT एंड RS अग्रवाल का सॉल्यूशन कराएंगे, वो भी बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, जो आपकी प्रिपरेशन और मजबूत करेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि RS अग्रवाल आपके लिए जितना ही इंपॉर्टेंट NTSC के लिए उतनी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट ये सारे क्लासेस अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री है। तो सभी स्टूडेंट एक बार इस पे जाकर विजिट करें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल बन सकते थे, उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और साथ ही साथ इसके आंसर को भी डिस्कस करने वाले थे। बहुत बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, जैसा कि कल लाइव में भी काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास कब चलेगी। तो चलिए कोई बात नहीं है, क्लास 10th की फिजिक्स की क्लास आज हम आपकी ले रहे हैं और इसमें जो है आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो चैप्टर आपके 3 हमने फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, या जो 3 चैप्टर आपका कवर किया जा चुका है, इन तीनों चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्योंकि इस जो आज क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखते हैं। तो इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, यानी आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपके चैप्टर नंबर 10 से है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, आज आप लोगों के कहने के अकॉर्डिंग आज आप लोग खुश तो बहुत हुए होंगे, क्योंकि आज हम क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पर राइट कर चुके हैं। ठीक है, बार बार आप लोग बोलते सर जी क्वेश्चन भी पूरा लिखिए। चलिए, आपकी ही इच्छा अनुसार हमने पूरे क्वेश्चन भी राइट कर दिए हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, उसमें आप अपना प्यार जाहिर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो भी, अगर कहीं कोई डाउट है तो भी उसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है फोकस दूरी। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा जब चैप्टर में पढ़ा रहा था तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, इन दोनों में एक रिलेशन मैंने आपसे बताया था। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, यानी आंसर नंबर 1 को डिस्कस किया जाए। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है, यानी फोकस दूरी जो है F जो है वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, त्रिज्या दी हुई है, यानी R बराबर आपको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और F आपसे पूछ रहा है। फार्मूला आपके सामने ऊपर है, रखो और आंसर निकालो। जल्दी बोलो कितना आएगा आंसर। बहुत अच्छी बात है जिसने भी कमेंट किया है। ठीक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, वो आगे यहाँ पे देखें कैसे सॉल्व होगा। तो R की जगह हमने 20 रखा, 2 से इसको काट दो, 2 दहा 20 आया कितना, 10 सेंटीमीटर। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी अब बराबर कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो चीज दिया रहा है खटाक से लिखो उसको। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु ध्रुव से, अब सबसे पहली बात तो उत्तल दर्पण बनाओ, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होगी, तो यानी पॉजिटिव दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। दूसरी बात कह रहा है वस्तु हमारा किधर होगा, वस्तु हमारा यहाँ कहीं होगा, ध्रुव ये होता है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब ये दूरी दर्पण के किस साइड है, दर्पण के
बाईं साइड है और दर्पण के बाईं साइड की सारी दूरी क्या होती है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग नेगेटिव होती है। तो यानी जो वस्तु की दूरी लिखते हैं और वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, तो u बराबर कितना हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी v का मान आपको निकालना। तो चलो भाई फार्मूला लगाओ दर्पण का सूत्र। क्या फार्मूला होता है, 1/f = 1/v और प्लस में 1/u। अब इसमें वैल्यू रखो, 1/10 = 1/v और प्लस 1/u का मान कितना, -20। अब ये माइनस में इसको ले आओ इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस में 1/10 और प्लस 1/20 = 1/v। ठीक है, एलसीएम इसका लोगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20, तो 10 की जगह हो गया 20, यानी 10 दूनी 20, इसका 2 गुना है तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा और 20 की जगह 20 आया है, तो यानी कोई फर्क नहीं, वही रहेगा = 1/v। ठीक है, तो इसको पलट लो तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3/20 = 1/v। तो v = कितना हो जाएगा, 20/3। 20 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3 6 18। ठीक है, और 3 6 18 यानी 6.66 ऐसे ही आपका आता रहेगा। तो v = कितना आपका आ गया, 6.66 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, पॉजिटिव में आ रहा ना, तो प्रतिबिंब ध्रुव से 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ कहीं पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या आ गई है कि ध्रुव से यानी दर्पण से 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के दाहिनी साइड बनेगा। कहां बनेगा, दर्पण के दाहिनी साइड बनेगा, यानी दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जिसको नोट करना हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट जो है लाइक कीजिए और वीडियो को भी अपने दोस्तों में मैक्सिमम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको फिजिक्स या ठीक है क्लास 10th की साइंस में किसी भी सेक्शन में, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायो साइंस की बात कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपके केमिस्ट्री वाले सर भी बिल्कुल आपकी तैयारी इसी तरीके से करवाएंगे जिस तरीके से हम करवा रहे हैं, और आपके बायो का भी इसी तरीके से तैयार करवाया जाएगा। पहले थोड़ा सा सिलेबस पूरा किया जाएगा, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके जो है प्रैक्टिस सीरीज कराई जाएगी, फिर उसके अनसॉल्व पेपर कराए जाएंगे। तो यानी कोई भी किसी भी तरीके की आपकी तैयारी अधूरी नहीं रहेगी, बिल्कुल एक्यूरेट तैयारी करवाई जाएगी। और इतनी सॉलिड तैयारी आपको किसी भी यूट्यूब पर और देखने को नहीं मिलेगा शुभम क्लासेस के अलावा। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आज शुभम सर का बर्थडे भी है, तो शुभम सर को हमारी तरफ से और हमारे इस YouTube परिवार की जो 7 लाख की फैमिली पूरी हुई है उसकी तरफ से भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखो। इसमें दिया क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, कितना है, 4/3। दूसरा क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू दिया हुआ है 3/2। आपसे पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष यानी वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको यह बताया गया है, जैसे यहां पे आपके कौन से मीडियम है, एक वायु है, दूसरा जल है, तीसरा कांच है। तो यानी एयर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, जल, इनटू जल विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इनटू
ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये अगर लिखने में आपको कोई दिक्कत हो रही है कि कैसे ए लिखेंगे, मतलब हम कैसे जानेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में क्या चीज़ गिवन है, ठीक है, तो जिसके सापेक्ष होता है वो आपका पहले लिखा जाता है। ठीक है, और जिसका होता है वो आपका बाद। जैसे यहाँ पे देखो वायु के सापेक्ष जल, तो वायु के सापेक्ष है यानी एयर आपका पहले होगा, किसके, वायु के सापेक्ष हो गया, किसका है, जल का, तो जल आपका बाद में होगा। और क्या है, वायु के सापेक्ष जल है, फिर जल के बाद में क्या है, ग्लास है। तो यानी ये हमारा बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस में होता है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे बिल्कुल चलता है। ठीक है, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जैसे क्या लिखा गया हमने, A-N-W, W-N-G, G-W-A इक्वल टू 1। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जल का कांच के सापेक्ष। बस ये अगर आप लिखना समझ गए तो अपवर्तनांक के क्वेश्चन आपके बिल्कुल लड्डू जैसे हैं, ऐसे उठाओ, खत्म एक ही बार में। ठीक है, चलो, जल का कांच के सापेक्ष यानी पहले क्या होगा आपका, वाटर होगा, फिर N होगा, फिर G होगा। WNG आपसे पूछा है, क्या पूछा है, WNG आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो WNG ये रहा भैया आपका, यही आपको पूछा हुआ है। तो इसको इसी साइड रखो, बाकी सबको क्या करो, भेज दो दूसरी साइड। कैसे भेजेंगे दूसरी साइड, क्या क्या चीजें हमको गिवन है, A-N-W दिया है, तो ये चीज है। ये देखो दिया है, नहीं दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, A-N-G दिया है, लेकिन ये लिखा क्या है, G-N-A, तो A-N-G इक्वल टू होता है 1/G-N-A। तो हमें चाहिए क्या, G-N-A चाहिए, तो G-N-A इक्वल टू क्या हो जाएगा, G-N-A इक्वल टू 1/A-N-G, 1/A-N-G। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/A-N-G, तो इसकी जगह लिख लो फटाक से, 1/ क्या हो गया हमारा, A-N-W इंटू W-N-G इंटू इसकी जगह 1/A-N-G इक्वल टू 1। अब देखो सब कुछ आपको गिवन है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, और इसको तो निकालना है। तो चलिए, जिसको निकालना उसको दाईं साइड रखो, बाकी सब बाईं साइड रखो, बाकी सबको दाहिने साइड भेज दो। तो ये यहाँ भाग है, दूसरी साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो यानी WNG इक्वल टू क्या हो जाएगा, A-N-G आपका गुणे में हो गया, N थोड़ा सा बड़ा कर लो। ठीक है, ये इसके साथ गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, A-N-W। अब वैल्यू रख लो, A-N-G का मान कितना दिया है, A-N-G का मान दिया 3/2 बटे A-N-W का मान दिया कितना, 4/3, 4/3। तो जब भिन्न का भिन्न में गुणा होता है तो क्या होता है, प्लट के, ठीक है, भिन्न का भिन्न में भाग होता है तो प्लट के गुणा हो जाता है, यानी 3/2 और गुणे 3/4 आया क्या, 3 त्रिका 9/8। तो आपका आंसर आ गया 9/8। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना आ गया, 9/8। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। चीजें बिल्कुल क्लियर हुई, समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक है, हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, तो हम मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, v है। कितनी है, v है। ठीक है, तो कांच में प्रकाश की चाल हमने मान लिया v है, यही हमको निकालनी है। अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, n बराबर 1.5 दिया हुआ है। हम एक फार्मूला जानते हैं, c इक्वल टू क्या होता है, अपवर्तनांक गुणे उस अपवर्तनांक में यानी उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यानी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा c/n, जहाँ पे c क्या है, c प्रकाश की चाल है, और प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बटे 1.5, और 1.5 का मतलब क्या होता है, 3/2, 3 और बटे में 2। ठीक है, तो चलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और बटे में
3/2, तो 2 आपका चला जाएगा ऊपर और इस 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया, तो आया कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आ गया? तो V = आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो कांच में, ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी आ गई है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर इतने ही क्वेश्चन नहीं है, अभी आपके और भी क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो मानव तथा रंग बिरंगे संसार के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके विद्युत धारा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो अभी आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने में ही खुश मत हो, अभी और भी कराएंगे। ठीक है, चलो देखो अगला है कि किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? घबराओ नहीं, होमवर्क नहीं दूंगा। होमवर्क का नाम सुनते आप लोग इतने डर क्यों जाते हो? होमवर्क जो देते हैं अपने लिए थोड़ी देते हैं, तुम्हारे फायदे के लिए देते हैं, बल्कि उल्टे होमवर्क मांग लिया करो। सर जिस दिन हम होमवर्क ना दें, भूल भी जाएं, तुरंत याद दिलाया करो, टू इस कमेंट करो, सर होमवर्क भूल गए हैं। तो कोई किसी दूसरे बच्चे का कमेंट आएगा, अरे छोड़ो यार सर भूल गए, कहाँ याद दिला रहे हो? ठीक है, तो ऐसा सब कुछ तो आप लोग स्कूल कॉलेज में तो करते ही होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी डी बराबर कितना है? क्षमता को हम P से लिखते हैं, किससे? P से, -2 डायोप्टर। इसकी फोकस दूरी F हमको निकालनी है, तो F इक्वल कितना होता है? 1/P। F इक्वल कितना होता है? 1/P। ठीक है, तो 1/P। और एक चीज, ये जो डायोप्टर होता है ये आपका मीटर में आता है, यानी इस फोकस दूरी इसमें किस में होनी चाहिए? मीटर में। तो एक में 20 से अगर हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, वो भी -2 से, किससे? -2 से, कितना आ जाएगा? 0.5, वो भी माइनस का मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा करोगे तो -50 सेंटीमीटर। और माइनस आ रहा है, तो माइनस किस दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसको याद कर लो, किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की नेगेटिव। तो आपका दर्पण कौन सा हो गया? अवतल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया। लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 11 मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो देखिए बच्चा पार्टी, ध्यान से देखो, आपके जो मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो बिल्कुल सेम पैटर्न पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर। और ध्यान से समझो कि ऐसे क्वेश्चन लगाए कैसे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या चीज़ दिया है, क्या निकालना है, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी वाले लेंस का प्रयोग किया जाए और उसकी प्रकृति और क्षमता भी हमको बतानी है। ठीक है, तो कोई आदमी है जो अपनी आंख से 10 मीटर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देख पाता, यानी 10 मीटर पर एग्जैक्ट रखी है तो स्पष्ट नहीं देख पा रहा, उसे थोड़ा सा पहले तो बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहा। ठीक है, लेकिन कह रहा है और उसको देखना क्या चाह रहा, अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना चाह रहा, वो भी बिल्कुल साफ साफ। यानी अगर अनंत पर स्थित जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब 10 मीटर की दूरी पर बन जाए तो वो वस्तु हम उस आदमी को क्या होगी, साफ साफ दिखने लगेगी। कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, चाहे निकट स्थित, अब यहां निकट स्थित दृष्टि दोष कौन सा? निकट दृष्टि दोष में होता बिल्कुल जस्ट उल्टा है। ठीक, होता बिल्कुल जस्ट उल्टा है, नाम निकट दृष्टि दोष है लेकिन वस्तुएं दूर की साफ साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है तो वहां उसको साफ नहीं दिखाई देती, अनंत का देखना चाह रहा।
तो जो हमको दूरी देती है आंख की, ठीक है, उसी पर हमें प्रतिबिंब बनाना होता है, यानी वो प्रतिबिंब की दूरी उसको हम मानते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी ये कितनी हो गई हमारी 10 मीटर। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई है 10 मीटर, ठीक है। तो चलिए, और आंख से 10 मीटर दूर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ये हमारी आंख लेंस है, तो लेंस के दाहिनी साइड, लेंस हम ऐसे ही ना बनाते हैं, तो इसके बाईं साइड, ठीक है, सारी दूरी इसके बाईं साइड, इस प्रतिबिंब यहां कहीं बनना चाहिए, ठीक है। यहां पर स्थित कोई वस्तु है तो इसको साफ साफ नहीं देख पा रहा था, यानी v = कितना दिया है -10 मीटर, ठीक है। और u वस्तु कहां रखी गई है, अनंत पर। कहां रखी गई है, अनंत पर। तो यानी u = कितना हो गया, माइनस का इनफाइनाइट। निकालना क्या है, फोकस दूरी, f = निकालना है। अब तो एकदम आसान लग रहा होगा, एकदम हलवा जैसा लग रहा होगा ना। किसको किसको हलवा पसंद है भाई, सूजी वाला तो किसी को नहीं पसंद होगा ना, सबको पसंद तो होगा गाजर का ना। तो गाजर का भी टाइम नहीं आया है, ठीक है, तो सूजी से आपको काम चलाना होगा। चलिए 1/f = फार्मूला अप्लाई करो, 1/b + 1/u, 1/f = 1/-10 मीटर प्लस 1/-इनफाइनाइट। तो देखो भाई, इनफाइनाइट = होता है 1/0, तो इनफाइनाइट की जगह रखो 1/0, 1/f = 1/-10 प्लस 1/1/0, वो भी माइनस का, 0 चला जाएगा ऊपर, तो 1 के साथ 0 का गुणा होगा, तो 0/1 हो जाएगा, यानी कि 0, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो गई 0, ठीक है। आया क्या, 1/f = -1/10। तो f = कितना आ गया, -10 मीटर, -10 मीटर। और फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो यानी दर्पण हमारा कौन सा होगा, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, अवतल आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, लेंस है ना, तो अवतल लेंस आ गया, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं, पूछ क्या रहा, क्षमता। क्षमता का मतलब होता है पावर, यानी P पूछ रहा है, तो P = 1/f, P = 1/f। और फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए, हालांकि मीटर में है भी, कितना है -10 मीटर। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 0.1 माइनस का डायोप्टर, तो P बराबर कितना आ गया 0.1 डायोप्टर, ठीक है। तो इसकी क्षमता भी निकल गई, फोकस दूरी भी निकल गई, और लेंस की प्रकृति भी आपकी निकल आई है, ठीक है। तो इस तरीके से, यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से बनता है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 12, विद्युत धारा। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, विद्युत धारा से, ठीक है, आपके कई टाइप के, मोस्टली मान के चलो 7 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। 7 टाइप से उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर उस 7 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे आज के इसी वीडियो में, तो अभी मान के चलो आपका जो है 30 से 35 मिनट का वीडियो और बनेगा, और वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा लंबे वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।